तो जी दोस्तों, सभी को फिर से नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आपके लिए आज एक नई वीडियो में फिर से बात करने वाला हूं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ को लेकर के। जी हां, आज का वीडियो होने वाला है डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसकी पारदर्शिता को लेकर के यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो दोहरीकरण की नीति अपनाई जा रही है प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को लेकर के, इन सभी विषय पर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में और सबूत के साथ बताऊंगा और यहाँ पर आज डिटेल से एनालिसिस करेंगे क्या वाकई में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा द्वितीय आवंटन सूची में ओबीसी एनसीएल के छात्रों के द्वारा छात्रों के साथ यहाँ पर अन्याय किया जा रहा है, अथवा इससे संबंधित यूजीसी का क्या गाइडलाइन है, राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण का क्या प्रावधान है, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के द्वारा इसको लेकर के क्या गाइडलाइंस हैं, तथा यूजीसी का क्या गाइडलाइन है, तथा छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम में इसको लेकर के क्या गाइडलाइन है, सभी को इसके पर मैं डिटेल से आपको बात करूंगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो पारदर्शिता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, फर्जीवाड़े को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए, फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे कहने से या मेरे नहीं कहने से मैटर नहीं करता है। यह आपको तय करना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा क्या सही में इस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो इस पर जो जांच कमेटी बैठेगी बाद में, यदि आप कोई शिकायत करेंगे तब यह प्रकरण न्यायालयीन द्वारा इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। मेरे कहने या नहीं कहने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिलहाल देखिए, जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको यहाँ पर फैक्ट और सबूत के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, द्वितीय सूची 11 सितंबर 2024 को जारी कर दी गई डीएलएड के पाठ्यक्रम हेतु, और इसी प्रकार से लेकर के जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। पहली सूची जो जारी की गई थी 21 तारीख को जारी की गई थी, प्रथम आवंटन सूची। इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है बहुत सारे ओबीसी विद्यार्थियों के लिए, और ऐसे विद्यार्थी जो पहले चरण में काउंसलिंग में सफलतापूर्वक प्रवेश ले चुके हैं उनके लिए क्या दिक्कतें आने वाली हैं, इस पर मैं भी बात करने वाला हूं। तथा क्या यह मामला हाई कोर्ट तक जाने वाला है, इस पर भी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अगर हाई कोर्ट भी यह मामला जाता है तो किस प्रकार से निर्णय आ सकता है, क्या काउंसलिंग रद्द होगी या क्या होगा, इन सभी विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं अथवा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र को लेकर के। जब पहले बार 21 अगस्त का यह लिस्ट है, देख सकते हैं 21 अगस्त को जब अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की सूची में ओबीसी एनसीएल को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 12 आवश्यक दस्तावेज हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार से जब 11 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाती है द्वितीय चरण हेतु, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और आवश्यक दस्तावेज को बढ़ा दिया जाता है, अर्थात 13 कुल आवश्यक दस्तावेज हो जाते हैं, जिसमें से एक अन्य सेक्शन जोड़ा जाता है 7वें नंबर पर। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर संपन्न वर्ग हेतु वर्तमान आय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है, जो 6 महीने तक के लिए वैध रहता है उसे। अब देखिए, यहाँ पर जो द्वितीय का आवंटन सूची को लेकर के जो यह नियम जारी किया गया है यह एकदम सही है। इसी प्रकार से ही काउंसलिंग होना चाहिए था और ठीक इसी तरीके से पहले चरण में भी होना चाहिए था। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा गलती हुआ है। प्रथम चरण में जब उन्होंने लिस्ट जारी किया था, देख सकते हैं इस तरीके से जब उन्होंने आवंटन सूची जारी किया था, तब ओबीसी एनसीएल वर्ग के विद्यार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश में इसको अंकित नहीं किया गया था। आप देख सकते हैं जो आवश्यक दिशा निर्देश के जो पेज हैं इसको यहाँ पर अंकित नहीं किया गया था कि आपको ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र देना है करके। अब यहाँ पर जानेंगे कि यूजीसी का नियम क्या कहता है। यूजीसी का नियम पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण पर निर्भर करता है, और राज्य सरकार का आरक्षण का नियम यह कब बोलता है कि देखिए, ओबीसी में यहाँ पर आपका 2 कैटेगरी को और यहाँ पर विस्तार से बांटा गया है। कौन कौन से? एक ओबीसी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो एनसीएल हैं अर्थात नॉन क्रीमी लेयर हैं, अर्थात जो गैर संपन्न वर्ग है जिनके पास कम पैसा है वह एनसीएल की कैटेगरी में आते हैं। और जो सीएल हैं अर्थात क्रीमी लेयर, ऐसे विद्यार्थी जिनका आय वार्षिक आय 8 लाख, मैं एकदम कन्फर्म नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है जिनका वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है वे क्रीमी लेयर वर्ग में आते हैं, अर्थात संपन्न वर्ग में आते हैं। अब यदि आपको ओबीसी एनसीएल का आरक्षण लेना है, देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर केवल ओबीसी एनसीएल अर्थात जो संपन्न वर्ग नहीं है न पिछड़ा वर्ग में, उन्हीं को आरक्षण दिया जाता है। जो संपन्न वर्ग हैं क्रीमी लेयर और न पिछड़ा वर्ग में, उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है।
तो यदि आपको आरक्षण का फ़ायदा लेना है तो केवल किनको मिलेगा, एनसीएल वालों को मिलेगा। और यदि आप एनसीएल का फ़ायदा लेंगे तब यूजीसी के अंतर्गत गाइडलाइन जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षण पर निर्धारित रहता है, वह यह बोलता है कि आपको यदि आरक्षण का लाभ लेना है तब आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। एक तो जाति प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि आप ओबीसी एनसीएल हो, और दूसरा है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र वर्तमान का आय प्रमाण पत्र। अब वर्तमान का आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता इसलिए है क्योंकि आय किसी का एक निश्चित नहीं रहता है, समय के साथ घटते बढ़ते रहता है। तो जब भी आपने स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तब उस समय भी आपने आय प्रस्तुत किया था, आय प्रमाण पत्र। आपके जाति प्रमाण पत्र में तो ओबीसी एनसीएल स्पष्ट रूप से निर्देशित है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको वर्तमान का आय प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। यह यूजीसी का नियम है यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो। अब देखते हैं कि कई लोगों का कहना था कि भाई प्रथम चरण में जो गलती यूनिवर्सिटी कर लिया है क्या उसको बाद में दोहराना आवश्यक है। इस प्रकार से कमेंट देखने को मिले। कई लोग को लग रहा है कि वाकई में उनके साथ अन्याय हुआ है, कम नंबर वालों को सीट मिला है और ज़्यादा नंबर वाले को सीट नहीं मिला है। तो देखिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर, जिस पर मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। इस पर जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह होता है कॉलेज प्रेफरेंस। आपने कॉलेज में कौन से कॉलेज को पहले प्राथमिकता दी है, उसके बाद कौन से कॉलेज को प्राथमिकता दी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कॉलेज का चयन जो आपने प्रवेश परीक्षा होने के पहले ही आपने इसको फिलअप कर लिया था। अब इसमें कैटेगरी रैंक भी डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीट रिक्त है। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर भी आएंगे लेकिन थोड़ा देर में आएंगे। यह तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही कॉलेज नहीं मिलने का, और कॉलेज मिलने का सबसे बड़ा जो बोला जाए प्रभाव यहीं से आता है। लेकिन अब यहाँ पर पारदर्शिता को लेकर के सवाल इसलिए खड़ा हो रहे हैं कि देखिए अब द्वितीय सूची के लिए जो यहाँ पर अधिसूचना आई हुई है वह कब से कब तक चलेगी। प्रवेश हेतु यहाँ पर जो निर्धारित तिथि है वह कब से कब चलेगी, 17 सितंबर 2024 से लेकर के 24 सितंबर तक, अर्थात 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुल 9 दिन तक की यह प्रक्रिया चलने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 17 सितंबर से 24 सितंबर के तक तो प्रवेश होगा, लेकिन अब जो ओबीसी एनसीएल के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पहला गाइडलाइन के तहत जो आवश्यक दस्तावेज की सूची थी उसको लेकर के वे आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं, क्योंकि पिछले बार आय प्रमाण पत्र नहीं लगा था। हालांकि एक दो कॉलेज में दबाव पूर्वक आय प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने इस पर लेकर के बवाल मचा, जैसे बीआईटी हो गया, खुद यूनिवर्सिटी का मुख्यालय हो गया, उस पर लेकर के कंप्लेंट डाले गया। कंप्लेंट में यूनिवर्सिटी को यह पता चलता है कि उसके द्वारा लापरवाही किया गया है, ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र को वरीयता अर्थात अनिवार्यता नहीं दिया गया है गाइडलाइन में। अब वह क्या करता है यूनिवर्सिटी, सेकेंड जो लिस्ट आता है 11 तारीख को, इसमें वह सुधार कार्य कर देता है। अब देखिए यहाँ पर फंसेंगे कौन, ओबीसी एनसीएल वाले विद्यार्थी जिनको भी कोटा ओबीसी एनसीएल अलॉट हुआ है। अब कैसे भाई, कम से कम आय प्रमाण पत्र बनने के लिए यदि आप शहरी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं तब इसमें ट्रैफिक ज़्यादा रहता है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, तब आपको कम से कम 15 से 30 दिन लगे जाएंगे किसके लिए, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ही। अब यहाँ पास कहाँ से लाएगा भाई ओबीसी वाला जिन्होंने आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, जब तक इनका आय प्रमाण पत्र बनेगा यह प्रवेश की तिथि निकल जाएगी। अब यहाँ पास आप लोग बोलेंगे कि कॉलेज अलग से समय देगा करके, चलिए ठीक है, अलग से समय देगा या नहीं देगा अब यह कॉलेज पर ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा लापरवाही किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और साथ ही साथ पारदर्शिता भी नहीं बरती जा रही है। जो यह सूची आया हुआ है इसके बगल में आपने नंबर और प्रीफरेंस, कौन से प्रीफरेंस में कॉलेज उसको अनबाटित हुआ है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि जैसा कि आपको मैं लाइव प्रूफ बताऊंगा, जब 18 तारीख को SCERT द्वारा बीएड एवं डीएलएड का जो काउंसलिंग हेतु नतीजे आएंगे उसमें प्रीफरेंस नंबर, कॉलेज का नाम और कितना नंबर मिला है, समस्त सूची आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अस्पष्टता है इस मेरिट सूची में। आपको यदि नंबर चेक करना है तो इसके आधिकारिक जो मेरिट सूची आया हुआ है उस पर जाकर के आपको रोल नंबर सर्च करने पर ही आपको यह सूची प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बहुत ही बड़ा सवाल है कि जो पहले चरण में ऐसे ओबीसी के छात्र हैं जिन्होंने प्रवेश ले चुका है, अब उनको जिन्होंने आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है उनको क्या दिक्कत आने वाली है। देखिए यदि कोई छात्र जो यहाँ पर सेकेंड सूची में जिनका नाम आया हुआ है और जिनको ओबीसी कैटेगरी अलॉट हुआ है, वे यदि हाई कोर्ट चल देते हैं अथवा रजिस्ट्रार के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हैं, याचिका दर्ज करते हैं कुलपति महोदय के सामने, अथवा कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं क्योंकि अब शिक्षा की जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, एक एक नंबर को लेकर के, यहाँ पर एक एक गाइडलाइन को लेकर के
बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पर यदि किसी प्रकार की भी गलती विभाग द्वारा होती है, तब उसको छात्र भली भांति उस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट का रुख करते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक जो भर्ती हुआ था वर्ग 3 को लेकर के, उससे बीएड वाले को जब निष्कासित कर सकता है, मतलब जो बीएड अर्हताधारी थे उनको यहाँ से कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा कि उनके लिए आदेश भी जारी कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है करके, बीएड वाले को। जब नौकरी मिलने के बाद उनको जब निकाला जा सकता है, तो पहला काउंसलिंग ही अभी हुआ है, और एक तो यह ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एकदम सेफ हो, एकदम सुरक्षित हो करके। जितने भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वे भाई अपना तत्काल यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि यदि किसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी अथवा कुलपति के पास इस समस्या को लेकर के वे बैठ गए, या कुछ बड़ा विरोध हो गया या छोटा भी विरोध, कोई विरोध ही हो गया, तब इसको लेकर के नया गाइडलाइन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पास दो कंडीशन बनेगा जिनके अलॉट हो चुका है उनके लिए, कि पहला या तो वे पूरे काउंसलिंग को नए सिरे से चालू करें, नंबर एक। दूसरा, जो काउंसलिंग हुआ था पहले चरण में उसको रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से काउंसलिंग कराया जाए, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 यह है कि जिन्होंने भी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से कोटा अलॉटमेंट हुआ था, जैसे कितने लोगों को अलॉटमेंट हुआ था देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ओबीसी सर्च किया हूँ तो कुल 350, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 350, यहाँ पर देख सकते हैं आप कुल 350 छात्रों को ओबीसी एनसीएल का कोटा जो है निर्धारित हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे कुल छात्रों की संख्या कितनी है जिनको ओबीसी कैटेगरी अलॉट हुआ था। यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए, मैं फिर से सर्च करके बताता हूँ, 350 लोगों को ओबीसी कैटेगरी अलॉट हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी एनसीएल के 1008 विद्यार्थी टोटल थे, 1008 विद्यार्थी थे ओबीसी एनसीएल वाले, जिनमें से कुछ को यूआर कैटेगरी अलॉट हो गया। 1008 विद्यार्थी थे ओबीसी एनसीएल वाले, जिनमें से बहुत लोगों को यूआर कैटेगरी अर्थात जनरल कोटे से उनको सीट मिल गया, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनको ओबीसी कैटेगरी से ही सीट उनको अलॉट हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप सर्च करेंगे देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 350 छात्र को ओबीसी के द्वारा ही सिलेक्शन हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर ओबीसी एनसीएल का मुख्य कैटेगरी है और जो अलॉटेड कोटा है वह ओबीसी कोटा है। इसी प्रकार से जब मैं और आगे जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी यह ओबीसी एनसीएल है, इसका अलॉटेड कोटा ओबीसी है। इस प्रकार से यह ओबीसी एनसीएल है और नॉन क्रीमी लेयर है और इसका अलॉटेड कोटा ओबीसी है। इसी प्रकार से कुल 350 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ओबीसी एनसीएल कोटा के तहत प्रवेश प्राप्त किया है। तब ये 350 लोग, आप लोग सबसे पहले तो आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, चाहे आपने जमा किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि यदि कोई छात्र हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया अर्थात कुलपति के समक्ष अपना शिकायत प्रस्तुत कर दिया, तब आपके कंडीशन में मुख्यतः 90% चांस यही है कि बहुत जल्द पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर अधिसूचना जारी करेगा कि प्रथम चरण में ऐसे छात्र जिन्होंने भी प्रवेश लिया है वे तत्काल निर्धारित तिथि तक कोई निर्धारित तिथि जारी कर देगा, आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, कि जिसका 90% चांस यही है कि आपको भी आय प्रमाण पत्र की मांग किया जाएगा। इसलिए आप पहले से ही आय प्रमाण पत्र अपना तैयार रखें। फिलहाल अब अपडेट तो यही था कि पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम चरण में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर यदि अभी तक आय प्रमाण पत्र उन्होंने जमा नहीं किया है या नहीं बनवाया, तो सबसे पहले वे आय प्रमाण पत्र बनवाएं। अब देखिए दूसरे चरण वालों के लिए यहाँ पर नुकसान तो हो ही रहा है ओबीसी एनसीएल वालों को, क्योंकि गाइडलाइन के तहत यूनिवर्सिटी ने सेकंड आवंटन सूची के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया है वह एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों के लिए समान नियम होना अनिवार्य है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के लिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नए अपडेट लेकर के लिए। आप सभी को जय जोहार, राम राम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे शेयर जरूर कीजिए।